हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इंडिया चैनल। स्टडी इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। जून के जो सेकंड वीक का करंट अफेयर है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइज, सो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और सारे के सारे जो क्वेश्चन है उसकी जो पीडीएफ है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ हमारा जो स्टडी इंडिया का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप एक बार जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट के क्वेश्चन करते हैं। इंडियन बाइसन के बारे में अभी हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि जो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ इसकी जो सेंसस करवाई गई थी और वहाँ पाया गया था कि 2000 के करीबन इंडियन बाइसन है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो पहला क्वेश्चन है ये तो मैंने आपको हिंट दे ही दी है। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज वेल एज वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। ओके, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। दूसरा जो है कि इट इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल स्पीसीज इन IUCN रेड लिस्ट। ओके, तो इसमें बताया गया है कि क्या ये वल्नरेबल स्पीसीज है IUCN की रेड लिस्ट में। तो इस तरीके से आपके पास दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि विच वन इज़ करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं 1, 2 बोथ एंड नीदर 1 नॉट 2। ओके, तो देखिए जैसे मैंने बताया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, वहाँ इसकी सेंसस कराई गई थी। तो जो वेस्टर्न घाट होगा वो तो सही होगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ओके, यहाँ पे कुछ इसकी स्टेटमेंट दी गई है। ओके, स्टेटमेंट 1 के बारे में बताया गया है, स्टेटमेंट 2 के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भी हर किसी क्वेश्चन की आपके लिए रखी गई है। यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है आपके लिए जो NIRF के बारे में है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। आपको बताना है कि इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्वेकरली साइमेंट्स, प्रथम NGO या नीति आयोग। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों आपने दे भी दिया होगा, एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज MHRD। ओके, जो हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क था, इट वाज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल यू गाइज, सो प्लीज़ चेक दिस। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, आई फ्लो जो मुंबई में एक इनिशिएटिव था, इसके बारे में दो स्टेटमेंट आपको दी गई है। सो यू हैव टू चूज विच वन इज करेक्ट। ओके, तो इट इज ए स्टेट ऑफ इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। एक इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है फॉर मुंबई के लिए, जो कि रेजिलियंस को इंक्रीज करेगा बाय प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग फॉर फ्लडिंग। ओके, तो जो ये दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट वाज डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इन दो स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है विच वन इज करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन आर हियर 1, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, या नीदर 1 नॉट 2। ओके, देखिए पहले तो आपको ये बता दो, जो ये पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ये मुंबई के लिए ही है। एंड जो दूसरा स्टेटमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इस चीज़ को डेवलप किया है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा बोथ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन रखी गई है। ये इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है जो कि मुंबई के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने डेवलप किया है। और याद रखिएगा ये सेकंड इस तरीके का है। इससे पहले चेन्नई के लिए भी इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ऑपरेशन डिजर्ट चेज के बारे में बताता है। ये न्यूज़ में था, तो आपको बताना है इनमें से किसके लिए ये न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है। एंटी स्पाइनेज से, या इन्फ्लट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, या ट्रॉपिकल डिजीज़ को एलिमिनेशन करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, एंटी स्पाइनेज से। अभी हाल ही में क्या हुआ था, जो 2 सिविल डिफेंस एम्प्लॉय थे वो अपनी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस थे उसको पाकिस्तान को पास ऑन कर रहे थे, और ऑपरेशन डिजर्ट चेज इसलिए चलाया गया था। और राजस्थान की पुलिस ने 2 ऐसे सिविल डिफेंस एम्प्लॉय को पकड़ लिया है, एंड इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 2019। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और। बगजान ऑयल फील्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है, समटाइम इट इज़ न्यूज़। तो आपको बताना है कि बगजान ऑयल फील्ड कहाँ लोकेटेड है। तो ये गुजरात में है, राजस्थान में, असम में, या अंडमान एंड निकोबार में। आपको बताना है कि विच वन इज़ करेक्ट। ओके, बगजान ऑयल फील्ड में हाल ही में गैस लीक हुई थी, तो आपको बताना है कहाँ है ये। तो इसका जो आंसर होगा वो असम हो जाएगा। ओके, असम में है ये, जो अभी मैसिव फायर हुई थी, जिससे कि जो नेचुरल गैस थी बगजान ऑयल फील्ड में वो क्या हो गई थी, लीक्ड हो गई थी। ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द असम में। इसके अलावा 900 मीटर की दूरी पे यहाँ पे दिब्रू सिखवा नेशनल पार्क भी है। ओके, जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कोरल रीफ के बारे में। 9 जून को कोरल रीफ डे था, इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। देखिए कोरल ट्रायंगल डे
एक मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है 6 कंट्रीज़ का, जिसमें कि इंडिया भी इंक्लूड है। और ये प्रकाश डालती है कि किस तरीके से ओशन का कंजर्वेशन किया जाता है और अदर बहुत सारी जो टेक्निक है जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर सके और कंजर्व कर सके कोरल ट्रायंगल को। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड रीफ है, इसको इंस्टॉल किया गया था इन द मालदीव, ताकि कोरल रीफ को रिपॉपुलेट किया जाए। ओके, तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है विच वन इज करेक्ट। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है A, B, C, D, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, देखिए इसमें इंडिया इंक्लूड नहीं है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड रीफ है, इसको इंस्टॉल किया गया है मालदीव में, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो आपका आंसर हो जाएगा ओनली बी हो जाएगा। ओके, कोई नहीं, आपके लिए एक्सप्लेनेशन रखिए, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। पहले तो 9 जून को ये कोरल ट्रायंगल डे होता है। इसके अलावा बता दूँ, इसमें 6 मल्टीलेटर पार्टनरशिप हैं। ओके, कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, गुनिया, सोलोमन आइलैंड एंड तिमोर लिस्ट। मैं चाहता हूँ कि एक बार प्लीज़ आप इनकी लोकेशन भी देख लीजिएगा। भले हमने आपके लिए यहाँ पे कुछ ये मैप रखा है, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बनता है जहाँ पे ये सारी कंट्री कवर करती है, इसलिए कोरल ट्रायंगल डे इसे कहा जाता है। ओके, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है नेचुरल इंडेक्स 2020, जो कि रिलीज़ किया गया है। तो आपको बताना है कि ये किसके द्वारा कंपाइल्ड किया गया है। ओके, यहाँ पे कंपाइल्ड की बात कही गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है, आपने आई होप आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ये होगा नेचुरल रिसर्च। ओके, नेचुरल रिसर्च के द्वारा हाल में नेचुरल इंडेक्स 2020 को कंपाइल किया गया है। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन रखी गई है आपके लिए, तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा इसको। ओके, यहाँ पे कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया है कि सगौली, काला पानी, चुशुल के बारे में कुछ बताया गया है। तो आपको बताना है कि सगौली क्या वेस्ट बंगाल में है, काला पानी क्या उत्तराखंड में है, या चुशुल क्या सिक्किम में है। तो ऑप्शन इस तरीके से आपके लिए दिए गए हैं। ओके, तो एक बार ऑप्शन पे ज़रूर नज़र डालिएगा। देखिए, जो सगौली है वो वेस्ट बंगाल में नहीं, बल्कि पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है वहाँ है। ओके, काला पानी उत्तराखंड में, ये सही है। चुशुल लद्दाख में है। ओके, जो चुशुल वैली है लद्दाख में है। ओके, हाल में आपने सुना होगा जब इंडिया एंड चाइना का स्टैंड ऑफ हो गया था। तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा ओनली बी हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा। ओके, एक चीज़ और बताइएगा, जो पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार का ओनली टाइगर रिजर्व है वहाँ, तो आप बताइएगा उसका नाम है क्या। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, ये एक अभी अलायंस बनाया गया था। ओके, तो ये एक इंटर क्रॉस पार्टी है लेजिस्लेटर्स की। ओके, और इंडिया के इसका फाउंडिंग मेंबर है इस अलायंस का। 2 स्टेटमेंट सिंपल से दी गई है। ओके, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटर्स हैं, जो इस पर्टिकुलर अलायंस की जो कंट्रीज है, उनके जो लेजिस्लेटर्स हैं, उनके जो लेजिस्लेटर है, उनका एक ग्रुप है, ये अलायंस है कह सकते हैं। और दूसरा है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, इंडिया तो फाउंडिंग मेंबर नहीं है, तो इसको कर देंगे, पहला सही है और इसके ओनली 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। ओके, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ओके, एक मिनट है। इट इज़ ए इंटरनेशनल क्रॉस पार्टी ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर। ओके, एंड इंडिया इज़ फाउंडिंग मेंबर अलायंस, ये तो गलत है, एक बार देखने दीजिएगा मुझे। हाँ, देखिए स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट है यहाँ पे। सॉरी, मैं सोच रहा था कि ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की और यहाँ पे दिखा गया है कि नमीसा, जो कि हाल ही में न्यूज़ में था, इसने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो उस इवेंट का नाम क्या है। ओके, तो अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि जो नमीसा है 2020, ये एक हाल ही में न्यूज़ में था। और इस इवेंट को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया। ओके, यहाँ पे नमीसा एक इवेंट है और इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो इनमें से किसके द्वारा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। संगीत नाटक अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड इंटर काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। तो आपको बताना कि विच वन इज़ करेक्ट। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे होगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा आप देख भी लीजिएगा। देखिए हाल में क्या हुआ था कि नेशनल गैलरी जो मॉडर्न आर्ट थी न्यू दिल्ली में, इसने ऑर्गेनाइज़ किया था ऑनलाइन नमीसा 2020, जिसको समर आर्ट प्रोग्राम भी कह रहे हैं। ओके,
और ये क्या करेगा कि जो ऑडियंस तक रीच करेगा कोविड-19 के आउटब्रेक में। ये एक प्रकार से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ जो पेंटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी को क्या कर सकते हैं, शो ऑफ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, सोहम भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये एक फर्स्ट कल्चरल मीडिया प्रोग्राम है NGMA का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे आपके लिए कि जिया जेटली कमेटी अभी हाल ही में सेटअप करी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपको बताना है कि इनमें से किससे रिलेटेड है। ओके, सबसे पहले ये है कि ये एग्जामाइन करेगा जो इंटरसेक्टोरल इशू होते हैं रिलेटिंग टू ट्राइबल डेवलपमेंट। दूसरा है कि ये एग्जामाइन करेगा मैटर पर्टेनिंग टू एज ऑफ मदरहुड की एज क्या होनी चाहिए। और लोअरिंग करेगा MMR मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ओके, इसका जो तीसरा यहाँ पे ऑप्शन है टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ जेंडर बजटिंग की जो इफेक्टिवनेस है उसको एसेस करेगा एंड सजेस्ट स्पेसिफिक मेजर टू इंश्योर द फंड बेनिफिट फ्लो टू वुमेन। ओके, और ये भी इंश्योर करेगा कि क्या बेनिफिट जो फंड है वो वुमेन के लिए फ्लो होने चाहिए। जो ऑप्शन नंबर D है टू मेक अ स्टडी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन सिंस 1989 एंड गिव रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द प्रेजेंट नीड ऑफ द वुमेन। तो ये स्टडी करेगा सिंपल कि जो वुमेन्स की जो कंडीशन है उसके बारे में 1989 से, और कुछ रिकमेंडेशन देगा कि प्रेजेंट नीड के हिसाब से कौन सी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, आपने अभी तक सोच भी लिया होगा और बहुत ही आसान है ये, क्योंकि अभी हाल में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, और जो इसका आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मदरहुड की एज क्या होनी चाहिए और MMR को कम करना है, यही टास्क फोर्स का मिशन है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन नहीं रखे हैं, बट मैं आपको ऑप्शन दे दूँगा। यहाँ पे चुमार आपको बताने कि चुमार क्या लद्दाख में है, गैरसैंण क्या उत्तराखंड में, ये दिप्सांग क्या हिमाचल प्रदेश में है। मैं आपके लिए ऑप्शन दे देता हूँ। देखिए, जो पहला ऑप्शन होगा इसका 1, दूसरा ऑप्शन होगा इसका 1 और 2, तीसरा ऑप्शन होगा इसका नन ऑफ द अबव एंड चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिएगा, चुमार तो लद्दाख में है, ये तो सही है। गैरसैंण अभी हाल ही में उत्तराखंड की समर कैपिटल बनी थी, ये भी सही है। पर आपको देखेंगे अब दिप्सांग जो है ना, ये दिप्सांग हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि ये भी लद्दाख में है। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा। ओके, अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैप भी दिया गया है, और यहाँ पे दिप्सांग वैली है, यहाँ पे चुमार है। ओके, यहाँ पे चुमार है। ओके, दिप्सांग वैली भी कुछ यहीं पे है, और उत्तराखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ गैरसैंण है। ओके, तो इस तरीके से आपको समझना था। नाउ यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है कि आई कमिट समिट अभी इनिशिएटिव हुआ था। ओके, तो आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। MHRD, MOEF या मिनिस्ट्री ऑफ पावर या MIT। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको बताना है कि किन इनमें से इन मिनिस्ट्री के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आई कमिट अभी इनिशिएटिव था। ये आई कमिट इसलिए था ताकि जो बिल्डिंग्स हैं कुछ इस तरीके से बनाए जाए ताकि उनमें से कम पावर यूज हो। ओके, और वो एनर्जी इफ़िशेंट बन सके, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। ओके, यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये इनिशिएटिव था जो आई कमिट कैंपेन था, और इसको ओकेजन जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था उस टाइम पे इसको इनिशिएटिव लिया गया था। ओके, ये एनर्जी इफ़िशिएंसी सर्विस लिमिटेड के अंदर होगा और एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। ओके, अब देखिए टुवर्ड एनर्जी इफ़िशिएंसी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, ताकि जो सस्टेनेबिलिटी टू क्रिएट रोबस्ट रेजिलेंट एनर्जी सिस्टम इन फ्यूचर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये क्या आर्टिकल 3 to 4 के अंदर आता है। जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये NGT के विपरीत क्या जो CAT है ये गाइडेड है प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड इन डिसाइडिंग केसेस, और ये बाउंड है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। देखिए, जो पहला ऑप्शन है 3 to 4, आपको पता होगा जो 3 to 4 है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वो गलत हो जाएगा। अब NGT है, ये जो CAT है मतलब
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये बाउंड नहीं होती है। जो सिविल प्रोसीजर का जो कोड होता है उसने जो चीज़ें प्रिस्क्राइब करी है उस चीज़ पे ये क्या नहीं होता है, बाउंड नहीं होता, और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। ओके, तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन रखी है आपके लिए, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अभी हाल में क्या होता है, इसके 18 बेंच को सेटअप किया गया था यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और दूसरा ये है कि ये जो ये ट्रिब्यूनल है ये नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे गाइड होती है और ये बाउंड नहीं होती है कि ये जो ये प्रोसीजर है प्रिस्क्राइब किया गया है सिविल प्रोसीजर कोड के द्वारा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पीआईडीएफ के बारे में बताया गया। यहाँ पे पीआईडीएफ के बारे में क्या है, ये इट हैज़ बीन क्रिएटेड टू इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल। ओके, पॉइंट ऑफ सेल को डिप्लॉयमेंट को जो होगा उसको क्रिएट करेंगे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बोथ फिजिकल एंड डिजिटल वे में इन टायर 3 to टायर 6 सेंटर्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। ओके, दूसरा ये है कि जो ये फंड होगा इसको मैनेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा। ओके, और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक, जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपको बताना है कि विच वन इज़ करेक्ट। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल भी सही है। बोथ फिजिकल एंड डिजिटल वे में ऐसे पॉइंट ऑफ सेल को डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और क्रिएट किया जाएगा। ओके, और टायर 3 to टायर 6 सेंटर्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसको जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डेवलप किया जाएगा। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेज आरबीआई के द्वारा किया जाएगा, ना कि किसी एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ओनली ए हो जाएगा। ओके, एक बार आप देख लीजिएगा, आंसर ए ही है। ठीक है, 500 करोड़ का फंड यहाँ पे रखा गया है, जहाँ ये फंड को देखिए गवर्न तो एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा होगा, बट यहाँ पे हमसे मैनेज एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय पूछा गया था। तो मैनेज एंड एडमिनिस्ट्रेड किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा होगा। ओके, अब देखिए मार्पोल कन्वेंशन के बारे में। मार्पोल कन्वेंशन के बारे में 3 स्टेटमेंट आपको दी गई है, आपको बताना है कि विच वन इज करेक्ट। देखिए इट इंटेंडेड टू एड्रेस ऑल द इशू एसोसिएटेड विद फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन से रिलेटेड है। ये कन्वेंशन को एडॉप्ट किया गया था 1973 में एट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इंडिया इज़ पार्टी टू द मार्पोल कन्वेंशन एंड हैज़ रेटिफाई ऑल इट्स 6 एनेक्सेस। इसके सारे के सारे जो एनेक्सेस हैं इसको क्या किया है, रेटिफाई किया है इंडिया ने। सो आपको बताना है विच वन इज़ करेक्ट। ओके, तो देखिए पहला तो स्टेटमेंट है वो आपको हो सकता है देखने में सही लगे, बट इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि मार्पोल को अगर आप MEAR और POL पढ़ेंगे तो मरीन पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ना कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन से। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, ये फैक्ट बेस है। तीसरा भी फैक्ट बेस से अगर आपको आता है तो गुड, अगर नहीं आता है तो फिर आप गलत कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या 6 के 6 रेटिफाई किए हैं एनेक्सेस, तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो पहला अगर गलत हो जाता था, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये बचता सी। ओके, तो सी इसका आंसर सही होगा। कुछ आपके लिए एक्सप्लेनेशन ज़रूर रखी गई है, यहाँ पे हर क्वेश्चन में रखी गई है, आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आप नीचे दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। इनमें से किसमें जो मालाबार एक्सरसाइजें कंडक्ट की जाती हैं, किन 3 के द्वारा की जाती है। दिस इज़ सिंपल, और मैं सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। ये होती है इंडिया, USA एंड जापान के द्वारा, और जापान ने इसमें भाग लिया था 2015 से। देखिए हाल में ये इसलिए न्यूज़ में था ताकि ऑस्ट्रेलिया को भी कहा जा रहा है कि परमानेंट का दर्जा दिया जाए, ताकि ये चारों की चारों आपस में इस चीज़ को कंडक्ट करें, मालाबार एक्सरसाइज। ओके, तादोबा अंदरी नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है, टाइगर रिजर्व के बारे में बताया गया है। तो आपको बताना है कि ये इंडिया में है और इसकी जो वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस टाइप की है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका से जो करेक्ट ऑप्शन है आपने देख दिया होगा, ये टाइगर रिजर्व है, या इसमें जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन पाई जाती है। तो इसका जो आंसर दोनों ही सही है। इसका आंसर महाराष्ट्र में है ये टाइगर रिजर्व। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है आपके लिए,
प्लीज़ एक बार चेक कर दीजिएगा। तुरंत कस्टम स्कीम्स के बारे में है। फ्लैगशिप प्रोग्राम है, किसका है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का है, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का है, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का है। तो इस तरीके से आपने आंसर दे दिया होगा। इसका जो आंसर होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के बारे में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ओके, अब तुरंत स्कीम के बारे में क्या है? ये एक फेसलेस असेसमेंट ग्रुप है। ओके, और तुरंत सुविधा केंद्र जो कि बेंगलुरु में यहाँ पे इनिशिएटिव किया गया था। इसमें क्या होगा कि जो इंपोर्ट होती हैं चीज़ें उसमें फेसलेस असेसमेंट किया जाएगा। बेंगलुरु एंड चेन्नई में ये दो सिटीज़ में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। अब यहाँ पे अनन्या के बारे में बताया गया है, जो कि एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है। ये न्यूज़ में था। इस तरीके से आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कि विच वन इज करेक्ट। जो पहला स्टेटमेंट है, ये एक ऐसा स्प्रे है जो कि कंटेमिनेटेड सरफेस पे यूज़ किया जाएगा, जैसे कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, PPE किट, हॉस्पिटल लाइन्स एज वेल एज मास्क पे। दूसरा है ये नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेंट फॉर्म। देखिए, जो दिस नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेंट फॉर्मुलेशन will not only stop novel coronavirus from entering human body but it will also kill the virus। ओके, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि ना कि सिर्फ ह्यूमन की बॉडी में कोरोना वायरस को इंटर करने से बचाया जा सकता है, बट कोरोना वायरस को भी किल किया जा सकता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। देखने में ये जो दूसरा स्टेटमेंट आपको गलत लग सकता है, बट ये बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, तो सी इसका आंसर है। यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आपके लिए रखी गई है। चैलेंजर डीप के बारे में क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। चैलेंजर डीप के बारे में है। पहला जो ऑप्शन है, इट इज़ डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन। और दूसरा है कि दे आर फॉर्म्ड विद कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। ओके, जो डीप्स हैं वो कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट से बनते हैं। ओके, क्या ये सही है क्या गलत है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, एक बार ज़रूर ऑप्शन पे नज़र डाल लीजिएगा। तो अब देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ओके, अब देखिएगा, ये पैसिफिक ओशियन, ये मारियाना ट्रेंच में एक डीप है जिसे हम चैलेंजर डीप कह रहे हैं। और चैलेंजर डीप ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है अर्थ का। ओके, तो ये इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाते हैं, दोनों के दोनों सही हैं। ओके, यहाँ पे आंसर सी है। ओके, अभी हाल ही में ये महिलाएं जिनका नाम ये है वो इस पे पहुंची थी। ओके, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। और मारियाना ट्रेंच वैसे भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। यहाँ पे एशियाटिक लाइन के बारे में बताया गया। एशियाटिक लाइन के 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या ये जो गिरी फॉरेस्ट में पाया जाता है? ओके, सिर्फ गिरी फॉरेस्ट में पाया जाता है। और दूसरा है कि क्या ये प्रोटेक्ट है शेड्यूल 1 में 1972 के। और तीसरा है ये क्या ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट में। तो मैं कहूँ तो जो ये थर्ड है वो तो गलत हो जाएगा। ओके, अब आपके पास ऑप्शन बचे, ये स्टेटमेंट बचे 2। तो ये शेड्यूल 1 में है बिल्कुल। दूसरा अगर सही हो जाता है और तीसरा गलत हो जाता है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही है तो A या C में से एक होगा। गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं तो बिल्कुल सही बात है, तो इसके लिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ओके, ये एक्सप्लेनेशन रखी है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। सिर्फ गिर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये एशियाटिक लाइन मिलते हैं। और अभी कहा जा रहा था कि इसको मध्य प्रदेश में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बट अभी वहाँ ऐसा है नहीं और इंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट में। ओके, तो इस तरीके से हमारे वीकली करंट अफेयर पूरे होते हैं। तो आई होप आपने अच्छे से रिस्पॉन्स किया होगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दिया होगा। सो इतना ही रखते हैं और वीकली करंट अफेयर हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। सो हमसे जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस तरीके की वीकली करंट अफेयर से वो रूबरू हो सके। सो थैंक यू फॉर द डे।